Hello dear students, this is R. K. Sharma from English Word. Dear students, आज मैं इंग्लिश का एक ग्रामेटिकल पार्ट लेकर के आया हूँ जो हमारी ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं उन सभी रूल्स को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है टेंसेस की कि हमें बेसिकली टेंस अच्छे से याद होना चाहिए। यदि टेंसेस हमें अच्छे से याद होंगे तो हम बाकी के जितने भी रूल्स हैं उन सभी रूल्स को आसानी से समझ सकते हैं। कई बार बच्चों की मेरे पास में रिक्वेस्ट आती है कि सर हमें टेंस समझ में नहीं आते हैं, टेंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए आज मैं ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में जो इंग्लिश ग्रामर के जो टेंसेस होते हैं उन टेंसेस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। टेंसेस को समझने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि टेंसेस जो है वो होते कितने प्रकार के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान समय। नंबर सेकंड पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल का जो समय होता है उसको पास्ट टेंस कहा जाता है। एंड लास्ट जो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल, जो आने वाला समय होता है। अच्छा दोस्तों, ये जो टेंसेस होते हैं इनका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में, तो ध्यान दें। इसकी यदि हम डेफिनेशन पे फोकस करें तो टेंस इज शो द टाइम, मतलब टेंसेस जो होते हैं, काल जो होते हैं उस समय को बताते हैं। मतलब ये कि हमारी जो क्रिया है, जो हमारे वाक्य में जो क्रिया आ रही है वो क्रिया किस टेंस से किस टाइमिंग में हो रही है, उस क्रिया के होने का जो समय होता है उसी को टेंसेस कहा जाता है। तो देयर आर 3 मेनली टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मींस जो समय बीत चुका है, जो समय निकल गया है उसको पास्ट टेंस के अंतर्गत लिया जाता है। इसकी जो पहचान होती है हमेशा था, थी, थे इसके लास्ट में आता है। यदि हम हिंदी पे गौर करें तो वाक्य जो होगा उस वाक्य का जब हम अनुवाद करेंगे तो हमारे लास्ट में था, थी, थे इस प्रकार के वाक्य आते हैं, वाक्यांश आते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो अभी है, जो अभी कोई क्रिया हो रही है इसी समय में, तो उसे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत लिया जाता है। इसकी जो पहचान है, जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा जो हिंदी वाक्य आता है लास्ट में है, हैं, हूं, इस प्रकार के इत्यादि इस प्रकार के जो है वाक्यांश लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं। जो आने वाला समय है, मतलब जो अभी नहीं आया है, इसके बाद जो आने वाला है उस समय को फ्यूचर टेंस के अंतर्गत लिया जाता है, जो हमारे लिए अनसीन मूवी की तरह होता है, अनटोल्ड स्टोरी की तरह होता है, जिसे हमने अभी तक देखा नहीं है परंतु हम भविष्य की कल्पनाएं करते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत लेंगे। इसकी पहचान है कि जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि इस प्रकार के वाक्यांश यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि टेंस जो होते हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये 3 इसके मेन पार्ट होते हैं, परंतु इन समय में भी इनको 4 अलग-अलग पार्ट्स में बांटा जाता है। तीनों टेंस के ही साथ हमें 4 भागों में अलग-अलग डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट आपका आता है इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट मतलब कि अनिश्चित, ऐसी क्रिया जो अनिश्चित समय के लिए किसी भी टेंस में होती हो तो उसे इंडेफिनाइट के अंतर्गत लिया जाता है। ध्यान दें, इंडेफिनाइट टेंस को इंग्लिश में सिंपल टेंस भी कहा जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि कभी-कभार इंडेफिनाइट से भी आता है और कभी-कभार सिंपल टेंस से भी आता है, परंतु दोनों ही होते एक ही हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मींस जो क्रिया लगातार हो रही है, किसी भी समय में कंटिन्यू हो रही है, लगातार हो रही है, तो ऐसी जो क्रिया है उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत लिया जाता है। नंबर थर्ड पे आता है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब ये कि आपकी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, मतलब आपकी जो क्रिया थी वो
हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है, तो ऐसे वाक्य जो रहेंगे जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि इसमें क्रिया जो है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको परफेक्ट टेंस के अंतर्गत लिया जाता है। और लास्ट आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब क्रिया का कुछ अंश, कुछ भाग तो कंप्लीट हो चुका है और कुछ कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी हो रहा है, तो ऐसे वाक्य को हम लेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इन चार ही पार्ट्स में हमने देखे इंडेफिनाइट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन सभी को हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के साथ देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि अभी हम प्रेजेंट टाइमिंग में जी रहे हैं, प्रेजेंट टाइमिंग में हम रहते हैं, तो क्यों ना सर्वप्रथम सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के साथ ही चारों पार्ट्स को देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जो होता है, इसकी पहचान जो होती है, हिंदी पहचान जो होती है, वो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे आदि वाक्यांश आते हैं। ठीक, वाक्य के अंत में आपको ध्यान देना है, ता है, ती है, ते हैं, यदि आदि वाक्यांश आते हैं तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंतर्गत लिया जाता है। तथा इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का उपयोग करेंगे। डू और डज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डज। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, मींस आई, वी, यू, दे, इस प्रकार के यदि आपके सब्जेक्ट रहेंगे तो इनके साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर से है, लाइक ही, शी, इट एंड एनी नेम, कोई भी नाम हुआ तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। डू और डज दोनों के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो एक विशेष बात आती है ध्यान देने वाली, वह यह है कि इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जब हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होगा तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो किस प्रकार से बनेगा, तो देखते हैं इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव स्ट्रक्चर वी यूज फर्स्टली सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट, देन वर्ब एस, ईएस या ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तीन वर्ब जो है हमारे एक साथ आ रही है, वर्ब फर्स्ट, वर्ब की एस फॉर्म और वर्ब की ईएस फॉर्म। तो कहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, कहां पर एस फॉर्म का प्रयोग करेंगे और कहां पर ईएस फॉर्म का प्रयोग हम करने वाले हैं, तो ये हमें डिक्लेयर करेगा हमारा सब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो आप डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो फिर आपको ध्यान देना है, आपको यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का रहा, मतलब आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर में कुछ भी हुआ तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको प्लूरल नंबर के साथ भी वर्ब फर्स्ट ही प्रयोग करना है। बट यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हुआ तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी इसके डाउट्स है वो मैं यहाँ आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो आप वर्ब की एस और ईएस दोनों ही फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान दें, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होने के साथ साथ यदि हमारी वर्ब का जो लास्ट लेटर है, यदि वो ओ, एक्स, एस, एसएच या सीएच होगा तो हमें वर्ब में ईएस ज्वाइन करना है। क्या ऐड करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाना है। और यदि ये वर्ड नहीं रहे तो हमें सभी के साथ में वर्ब में एस ज्वाइन करना है ना? वेरी सिंपल। क्या आपको ध्यान देना है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होने के साथ साथ यदि आपकी वर्ब का अंतिम अक्षर जो है, लास्ट लेटर जो है वो ओ, एक्स, एस या एसएच या सीएच हो तो आपको ईएस लगाना है, अदरवाइज आपको सभी के साथ एस ही लगाना है। मतलब ये कि वर्ब यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नंबर का होता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो आपको वर्ब की एस फॉर्म लगाना है। पर ध्यान दें, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होने के साथ साथ वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, एस, एसएच या सीएच हो तो फिर आप एस न लगाते हुए एस लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक रूल और होता है इसी के साथ कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होने के साथ साथ
वर्ब के लास्ट में y आ रहा है, y यदि आता है और y के पहले कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब ये कि लास्ट में y है और y के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट्स हैं, तो आपको y को हटाना है, रिमूव करना है और उसकी जगह पर आपको IES का यूज करना है। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे I go to temple, मैं मंदिर जाता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट I है तो I के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज हमने करना है हमें, तो I go to school, ठीक है। You fly the kite, आप पतंग उड़ाते हो। यहाँ पर हम देखते हैं you सब्जेक्ट भी प्लूरल है तो हमें fly का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं we play cricket, हम क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल है इसलिए हमने वर्ब फर्स्ट प्ले का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा तो वर्ब फर्स्ट का ही हमें यूज करना है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम देखते हैं लाइक ही लाइक्स मी, मतलब वह मुझे पसंद करता है, ही लाइक्स। अब देखें ही आ रहा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो एस लगना जरूरी है, तो यहाँ पर हमने देखा लाइक LIKE है, लास्ट में ई था इसलिए हमने केवल एस लगा दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहन पतंग उड़ाता है, क्या बनेगा मोहन फ्लाइज द काइट, मोहन फ्लाइज द काइट। देखें जो फ्लाई वर्ब हमारे आ रही थी उसमें लास्ट में y आ रहा था और y के पहले l आ रहा था, एंड l इज अ कॉन्सोनेंट, l कॉन्सोनेंट होता है इसलिए हमने y को हटा करके क्या लगाया IS लगाया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं वहां स्कूल जाती हैं, सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल मतलब स्कूल जाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट सी है जो कि सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर है तो ए से एस लगेगा। जब हम वर्ब की ओर जाते बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वर्ब का जो अंतिम अक्षर है वो ओ है, क्या आ रहा है ओ आ रहा है और इसीलिए हमने गो में एस लगाया। तो इस प्रकार से इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। जैसा कि हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, तो इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। आपके सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से इस प्रकार से बनेंगे, वह खाना नहीं पकाती है, सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड। यहाँ पर हमने बनाया कि वह खाना नहीं पकाती है, सी डज नॉट कुक फूड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया इसलिए यहाँ इसका जो वर्ब जो आने वाली है वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ध्यान दें केवल अफर्मेटिव में ही आपको ऐसे इसका प्रयोग करना है, नेगेटिव इंटरगेटिव में नहीं। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे पहले यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जांपल रहेंगे, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, डू यू नो मी। क्या वहां स्कूल में पढ़ाती है, डज शी टीच इन द स्कूल, डज शी टीच इन द स्कूल। इस प्रकार से इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। बात करें क्वेश्चन वर्ड की तो क्वेश्चन वर्ड में WH वर्ड्स से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को हम लेते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का हमें प्रयोग करना है, WH वर्ड्स का हमें प्रयोग करना है, देन हेल्पिंग वर्ब डू और डज का हमें यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट देन वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जांपल्स रहेंगे लाइक आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हो। आपका सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट सेंटेंस आप बाजार क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो टू मार्केट, आप बाजार क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो टू मार्केट। नेक्स्ट हम देखें वह कब
आती हैं when does she come, when does she come, वह कब आती हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।